वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग सीबीएसई 12th के लिए टर्म 1 एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 और हम क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 41 इन पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट। The phase relationship between current and voltage in a pure capacitive circuit is best represented by। तो बच्चों, आपको याद रखने का तरीका बताया था, शायद आपको याद रहा होगा। एली द आइसमैन किसी किताब में मैंने पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने बच्चों को बताना शुरू किया। आप ऐसा कोई और भी तरीका बना सकते हैं। हमारे जो काम के शब्द हैं यहाँ पर आप समझ गए होंगे वो कौन कौन से हैं। सो अगर इंडक्टर है तो ईएमएफ आगे होगा, करंट पीछे, और अगर कैपेसिटर है तो करंट आगे होगी, ईएमएफ पीछे। तो जब भी एलसीआर सर्किट है, एलसी सर्किट है, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली, तो इसके हिसाब से हम अंदाजा आइडिया लगा सकते हैं। गलती कभी नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो बोले प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो कौन आगे? प्योर कैपेसिटिव करंट आगे है। अब इस ग्राफ में आप देखें किसमें करंट आगे है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप ग्राफ में, और थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। तो करंट कहाँ पर आ गए? ये वोल्टेज है, करंट पीछे है, ये नहीं होगा। दोनों साथ हैं, ये नहीं होगा। यहाँ हमें संभावना दिख रही है वोल्टेज के बाद में करंट है या यहाँ है। यहाँ तो बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं बच्चों, अपोजिट अपोजिट फेज में तो नहीं होंगे। सी ओनली 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। तो जब ये वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है तो करंट होगी 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी करंट वोल्टेज के पीछे पीछे चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सॉरी, करंट वोल्टेज के आगे आगे चल रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटेंस ओनली है ना। करंट इज लीडिंग, आई करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, आगे चल रही है। तो यहां देख रहे हैं हम करंट आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे है वोल्टेज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व। सबसे ज्यादा पावर किस में डिसिपेटेड होगी? तो आप जानते हैं अच्छे से, जब cos phi 1 होता है, हम ऑब्वियसली एसी की बात कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। cos phi जब 1 होता है, पावर फैक्टर, हालांकि पावर फैक्टर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, क्वालिटी फैक्टर है, पावर फैक्टर नहीं है। तो cos phi जब 1 होता है, कब होता है? जब 1 सर्किट होता है प्योरली रेजिस्टिव, तो पावर डिसिपेशन इसमें सबसे ज्यादा हो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication। ये थोड़ा समझ के करना पड़ेगा बच्चों, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझकर करना पड़ेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन LC और R का should be selected, उसे चुने, better tuning, ट्यूनिंग जहां आ गया मतलब रेजोनेंस, of an LCR circuit used for communication, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए करना चाहते हैं। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली है, ऐसा हम यूं कह सकते हैं। तो हालांकि कम्युनिकेशन से लिंक हो गया, एसी से लिंक करके हमको उसको समझना है। तो क्वालिटी फैक्टर पर अगर आप जाते हैं, क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा है तो रेजोनेंस अच्छा माना जाएगा और ट्यूनिंग बेटर। क्वालिटी फैक्टर R by L भी होती है बच्चों। सो आइदर यू कैलकुलेट R by L, या फिर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लें 1/200 ऑफ LC, और फिर उससे क्या करेंगे, बैंडविड्थ अगर मिल जाती तो अच्छा होता, तो बैंडविड्थ तो यहाँ पर है नहीं। तो R by L अगर मैं देखूं तो 20/1.5, 20/2.5, 15/3.5, यही मुझे मोस्ट सुटेबल लग रहा है। सबसे छोटा R by L इसमें होगा। ओके, हमें तो सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा किस में होगा? R by L। तो वो अगर हम कैलकुलेट करें 25/1.5, इसमें सबसे बड़ा होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना होगा, सोच लीजिए आप, फिर वापस लौट के आएंगे। ये वैसा सवाल है, एग्जाम में भी आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है ना।
एकदम से इसका आंसर नहीं लगाना है। एक आइडिया जनरेट हुआ, दोबारा से इसको पकने देते हैं थोड़ा सा, है ना, इस आइडिया को पकने दीजिए, फिर वापस आएंगे इस पे। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ये हम अच्छे से जानते हैं इसको, तो ये रिमेम्बरिंग मेमोरी बेस्ड है, इट इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ AC 0 होती है। अब AR क्वेश्चंस आ गए हैं, वो देख लेते हैं AR क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हमको। तो 4 कैटेगरी हमारे पास है, A B C एंड D, वो आप शायद पहचानते हैं। A और R असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन सही है तो A, असर्शन रीजन करेक्ट है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B, असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है तो C, और दोनों इनकरेक्ट है तो D। तो पहला सवाल है, कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ओके, रेंज ऑफ कूलम फोर्स इज इनफाइनाइट। हाँ, हमें पता है रेंज ऑफ कूलम फोर्स इज इनफाइनाइट, कहाँ तक लगेगा, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी हो जाएगी तब तक लगेगा बच्चों, ठीक है। तो रेंज ऑफ कूलम फोर्स इज इनफाइनाइट इज करेक्ट असर्शन, एंड कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इट इज आल्सो करेक्ट। और क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि रेंज इसलिए इनफाइनाइट है कि दो चार्ज पार्टिकल, तो वो ऐसा हम नहीं कह सकते। सो आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या लगता है वो आप देखें, मुझे लगता है कि बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो कोई भी डिस्कशन आपको करना है, नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फिर तो अभी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है यानी असर्शन है, ए डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर। तो यहां से आपको आइडिया लग गया, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो वोल्टेज कांस्टेंट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर, डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया तो कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली एनर्जी भी बढ़ गई है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस इज ओके, असर्शन इज करेक्ट। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2, तो अब आपको क्या लगता है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर CV स्क्वायर बाय 2, कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है, सब कुछ सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट है, लार्जर ड्राई सेल हैज हायर EMF। इसको ऐसे समझे, आपने यूज किए हैं AAA सेल, पेंसिल सेल, बड़े वाले मोटे वाले सेल जो ट्रेन में लगाए थे आपने जब बच्चे थे, जब वो छोटी ट्रेन पटरी पे दौड़ने वाली खिलौना ट्रेन चलाई थी। तीनों का EMF था बच्चों 1.5 वोल्ट, हालांकि उनके साइज डिफरेंट थे, तीनों ही ड्राई सेल, तीनों का EMF 1.5, तो लार्जर ड्राई सेल हायर EMF। आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सो ये गलत है। द EMF ऑफ ए ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, ये भी गलत हो गया क्योंकि EMF साइज के प्रोपोर्शनल नहीं होता, so answer becomes D, both the assertion reason are incorrect। नेक्स्ट है, if the current in a solenoid is reversed, ठीक है, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, in direction में रिवर्स की, while keeping the same magnitude the magnetic field energy stored in the solenoid remains unchanged, ठीक है। तो energy stored in solenoid हाफ Li स्क्वायर आप ले सकते हैं, हाफ Li स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। हाफ B स्क्वायर बाय म्यू 0 क्या होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए, क्या ये होगी एनर्जी या हाफ Li स्क्वायर होगी। L इंडक्टर के लिए है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और सोलेनोइड इज जस्ट लाइक एन इंडक्टर, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू 0, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी होती है और ये भी वही होती है, तो ये थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना जब टाइम मिले आपको। अभी हम देख रहे हैं कि चेंज कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इनमें से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, रिमेन्स अनचेंज। नाउ रीजन इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वहां एनर्जी थी, आगे एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि गलत है, हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट। तो अब देख लीजिए फिर कौन सा आंसर बना, रीजन इज रॉन्ग असर्शन इज करेक्ट, ये बन जाएगा आपका सी, assertion is correct but reason is
ओके 49 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इनटू टू पीसेस। हाँ हम जानते हैं, करेक्ट है। मैग्नेट के टुकड़े टुकड़े कर डालो तो भी आप नॉर्थ को साउथ से अलग नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पीसेस अलोंग इट्स लेंथ। ये बात सही है, आप चाहे मैग्नेट को ऐसे काटें या ऐसे काटें, दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा रह जाएगा। पर क्या ये उसका रीजन है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दिस इज आंसर। सेक्शन सी पर आ गए हम लोग। 6 में से कोई से 5 सवाल आपको करने हैं। फिगर बिलो शोज करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द करंट आई इज। सिंपली केसीएल आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। 2 एम्पियर 2 एम्पियर यहाँ से आए तो ये हो गई 4 एम्पियर। दूसरा कलर ले लेता हूँ, हमारा बहुत देर से चल रहा है। 1 एम्पियर इधर चलेगी, बचे हुई 3 एम्पियर इधर जाएगी। 3 एम्पियर में से 1.3 इधर निकल गई तो बचे हुई 1.7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन। मजे मजे के लिए आप अपने छोटे भाई बहन को ये दे सकते हैं करने के लिए, जिन्होंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी। हम देख रहे हैं डाइवर्ज हो रही है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at A and B are E subscript A, subscript A and E subscript B respectively, and if the displacement between A and B is R, इनके बीच की दूरी, then क्या होगा? हम देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है लाइंस के बीच, तो लाइंस के बीच डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा B पर। E is greater than EB, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन अच्छा केस स्टडी आ गया। तो केस स्टडी में कई बार हम देखते हैं कि ये पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, पर आपको लगे डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट अटेम्प्ट कीजिए। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, तो हमें पता है कौन सा रूल लगाते हैं हम। करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल नहीं राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और वो भी याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये फिंगर फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर, दिस फिंगर इज रिजर्व्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगी हमेशा, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल। अभी इसमें ऐसे घुमा के देखे तो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। अब क्या बचा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा जो तरीका वो ये है याद रखने का कि मोशन कौन बताएगा, अंगूठा या उंगली, करंट कौन बताएगा, अंगूठा या उंगली। तो बच्चों करंट होती है, मोशन होता है, अंगूठा होता है, उंगली होती है। तो मोशन बताएगा अंगूठा और करंट बताएगी उंगली, ठीक है। मस्कुलाइन फेमिनाइन ऐसे हमने डिस्टिंग्विश किया। दिस इज करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कंडक्टर को ऐसे मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रहा है, करंट इंड्यूस होकर नीचे की तरफ। ओके सो नेक्स्ट इज ये कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L होना चाहिए, ठीक है, it should be L, is moving in a transverse magnetic field of strength B with velocity V. The resistance of rod is R, current in the rod BVL upon R. So पहला आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 54, 0.1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, लेंथ आपको दे दी, करंट 50 एम्पियर, held perpendicular to magnetic field 1.25 milli-Tesla, mechanical power required to move the conductor with speed 1 meter per second is। so एक फॉर्मूला था बच्चों, 11th क्लास में पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो था P इक्वल टू एफ डॉट वी। तो यहाँ पे पहले आप F निकाल लो ILB से और फिर डॉट वी कर लेना। F डॉट वी से आपको पावर मिल जाएगी। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, आप कैलकुलेट करना, आंसर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। A bicycle generator creates 1.5 volt at 15 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। EMF generated at 10 किलोमीटर पर आवर इज, जरूरत है क्या बदलने की, वो सोचना है।
ये ईएमएफ है और ये मोशनल, मतलब मोशनल ईएमएफ है और ये स्पीड है। हम जानते हैं मोशनल ईएमएफ v इक्वल टू BVL भी ले सकते हो, और बाइसाइकिल जनरेटर एक्चुअल में घूमता है, रॉड घूमती है, तो आप हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर भी ले सकते हो। पर क्योंकि यहाँ लीनियर स्पीड दी है, ठीक है, बाइसाइकिल जनरेटर क्रिएट्स, या लीनियर स्पीड दी है, एंगुलर स्पीड नहीं दी, और स्पोक वगैरह की लेंथ वो कुछ भी डेटा नहीं है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, BVL ही काम करेगा। और सीधे सीधे हम यहाँ कह सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू छोटा V1 अपॉन V2। ध्यान रखें, बड़ा V है मोशन ईएमएफ, छोटा V है वेलोसिटी का, और किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा V अपॉन 1.5 इक्वल टू 10 अपॉन 15। So what we get 1 वोल्ट। तो ये 1.5 आ गया, 1.5 कट गया तो क्या आ गया 1 वोल्ट आ गया। So let's see the answers. Answer for 54 question. Answer for 54 question. 54. Here it is 6.25 milliwatt. ठीक है, 6.25 milliwatt. This is the answer. अब चलते हैं वापस, हमने पेपर पूरा कर लिया, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा। अब वापस चलते हैं जो हम छोड़ के आए थे, क्या कुछ नई जानकारी मिली। मैं प्रोसेस आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर अब मैं इस पे दोबारा आके इसको देखता हूँ, AR क्वेश्चन से पहले था बच्चों, कौन सा था, ये वाला। तो आपको ऐसे करना है एग्जाम में, फर्स्ट राउंड में नहीं अटेम्प्ट करना बच्चों। अगर कहीं ऐसी कुछ बात आ जाए, हाँ जानते तो हैं पर पूरा नहीं जानते, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना है आपको, क्या क्वालिटी फैक्टर R/L होता है। अब मैं दोबारा आया हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा तेज हो गया, तो मुझे याद आया ये तो बैंडविड्थ होती है, क्वालिटी फैक्टर नहीं होता। क्वालिटी फैक्टर तो होता है बच्चों XL/R, या और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 माइनस F1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मुझे याद है बैंडविड्थ होती है R/L। और बैंडविड्थ, अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ, आपको याद आ जाएगा पैटर्न देखते ही। ये ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का वेरिएशन, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ पे होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, F2 माइनस F1 इज बैंडविड्थ। R/L बैंडविड्थ जितनी कम होती है, रेजोनेंस उतना ही शार्प होता है, रेजोनेंस जितना शार्प होता है क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, बेटर ट्यूनिंग। तो हमें R/L मिनिमम चाहिए बच्चों, R/L मिनिमम चाहिए, और मिनिमम किसके लिए मिल रहा है हमको, D के लिए नहीं, C के लिए मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। तो काम तो R/L से चल रहा है, C की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पर। बाकी और कोई तरीका आप जानते हो तो लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। So this is all about प्रैक्टिस पेपर 1, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अच्छे से इसको देखें। एक क्वेश्चन था जिसको हम टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन मीडियम या इजी कैटेगरी के थे। और आपने देखा न्यूमेरिकल कितने होंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलने वाले हैं आपके पेपर में। अगले पेपर में हम इस तरह का और एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग।